आज हमारे साथ देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मेरे गुरु कर्नल RS सिंह साहब हैं। और आज हम लोग फ्रांस में जिस तरीके से इस्लामिक जिहादियों ने हिंसा फैलाई है, कत्लेआम किया है, पूरे पेरिस को नजरे आतिश कर दिया है, और एक छोटी सी घटना जो कि एक मुसलमान लड़का जो गाड़ी चला रहा था, वहां के कानून के हिसाब से उसका उल्लंघन हो रहा था, और पुलिस ने जब गोली चलाई तो उस गोली से उसकी मौत हो गई। और उसके बाद से पूरे फ्रांस को, जो दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश कहलाता था, दुनिया में जहां जहां फैशन गया वो फ्रांस से गया। लेकिन इस घटना के बाद से ऐसा लगता है कि पूरे यूरोप को जिस तरीके से हर देश में, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जहां जहां ये लोग जा रहे हैं, पहले कटोरा लेके वहां जाते हैं और फिर उनके अपने ही देश के लोगों से उनकी प्लेट छीन लेते हैं। सिंह साहब, ये हिंसा जिस तरीके से की जा रही है, ऐसा लगता है कि ये बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, प्लानिंग के साथ है, और एक बहाना लिया जा रहा है उस लड़के की मौत का। तो ये हिंसा फ्रांस तक सीमित है, या आपको लगता है कि इस्लाम की जिस तरीके से पूरी दुनिया में आज उसके बारे में साफ साफ शब्दों में कहा जा रहा है, उनकी तथाकथित पवित्र किताब कुरान के बारे में जिस तरीके से चर्चा हो रही है, भारत में भी चर्चा हो रही है, हमने स्वीडन में भी देखा किस तरीके से वहां मस्जिद के सामने कुरान को जलाया गया। तो ये घटनाओं को अगर आप इस पे अपनी नजर डालें तो आप किस नतीजे पे पहुंचते हैं, सिंह साहब? मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए। हेलो हेलो। जी सिंह साहब, आप भी बात करिए सर। हाँ, पुष्पेंद्र जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज एक बहुत अहम सब्जेक्ट पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, और इस चर्चा का बहुत ज्यादा प्रतिबिंब हमारे ऊपर है, इसलिए हमने ये विषय चुना है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके मजहबी कारण, इसके राजनीतिक कारण, इसके आर्थिक कारण, इसके सामरिक कारण क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं। तो देखिए, पिछले दिनों में 2 घटना घटी। एक तो पहले स्वीडन में एक मस्जिद के आगे कुरान जलाया गया, और दूसरी घटना जो आपने फ्रांस में देखा कि एक 17 साल के मुस्लिम नवयुवक को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुका। उसका एक अपराधी पृष्ठभूमि था। पुलिस को ऐसा लगा कि अगर उसको नहीं रोका गया तो वो कहीं आगे जाके कुछ और कुकर्म न कर दे, कोई और वारदात न कर दे। तो उन्होंने गोली चलाई और वो लड़का अपनी जान खो बैठा। अब मुझे तो नहीं लगता कि मैं भी सुरक्षा के साथ जुड़ा रहा हूँ, भारतीय सेना में रहा हूँ, कि ऐसी परिस्थिति में आखिर और कौन सा उसके पास विकल्प था, उस पुलिसमैन के पास।
और उसने अपने समाज हित और देश हित में काम किया। और फिर चिंता करने वाली ये बात भी है कि अगर कुछ लोग अगर उसकी निंदा करते हैं तो ये कैसी मानसिकता है। और अगर ऐसी मानसिकता है तो फिर अगर उनके मुताबिक तो पुलिस कर्मियों को फिर कोई फायर आर्म नहीं देना चाहिए। तो ये आपको इतना बता दें, लेकिन लोगों का मिजाज क्या है, और मिजाज इससे जाहिर होता है कि जब डोनेशंस की बात की गई, जब अभियान चला डोनेशंस का, तो उस पुलिसमैन को इस नवयुवक के कंपैरिजन में उसके बनाम 4 गुना ज्यादा डोनेशंस मिले। तो ये एक तरह से ये वहां की आवाम का मिजाज बताता है। और उसके बाद 5,000 गाड़ियों को बर्बाद कर दिया, 1,000 प्रॉपर्टीज को बर्बाद कर दिया, आग लगा दी। और तो और जो मार्शलिस की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी वहां की, उसको आग के हवाले कर दिया, बिल्कुल उसी नालंदा और एलेक्जेंड्रिया के तर्ज पे। तो ये तो एक इनका ये जो इनका ऐतिहासिक रूप है जिसको आप नकार नहीं सकते हैं। इनको ज्ञान से सख्त नफरत है, क्योंकि ये कट्टरपंथियों का ये मानना है, हर एक मुसलमान का ये मानना है कि कुरान के बाहर में कोई ज्ञान नहीं है। तो जब इस तरह की आप सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और इस तरह की मानसिकता से आप अगर ग्रसित हैं, तो फिर आप तो हर आदमी को, हर शख्स को, हर समुदाय को, हर मजहब को आप नीचे निगाह से देखते हैं, आप सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से देखते हैं। और यही कारण है कि इतना ज्यादा मुस्लिम वर्ल्ड में इतना ज्यादा हिंसा है, और जहां भी ये जाते हैं वहां हिंसा ले जाते हैं। अब इन्होंने शोरूम्स लूटे, मर्सिडीज गाड़ी का शोरूम्स लूटा। और तो और छोड़िए साहब, अभी तमाम तस्वीरें आ रही हैं वहां की बुर्का पहने महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, वो भी पीछे नहीं थी। कोई कपड़ों की दुकान लूट रहा है, कोई एक महिला को का तस्वीर आया है कि वो पूरी कंप्यूटर उठा के ले जा रही है। अब पता नहीं उस कंप्यूटर के साथ वो क्या करेंगे, वो मैं नहीं जानता, लेकिन सबने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया है। अब ये तो एक नफरत की आग है। इसका ट्रिगर जो भी हो, ये 17 साल का लड़का जिसका नाम नहल मरज़ौक था, उसकी उसकी किलिंग बताया जा रहा है। लेकिन ये नफरत की आग का जो ट्रिगर है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या हुआ, पुलिस क्या करती, ये कौन था, ये इसलिए ये ट्रिगर इम्पोर्टेंट नहीं है कि इस्लामिक दुनिया में, या जहां हम फ्रांस की बात कर रहे हैं, हमने देखा ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। किसी ने मोहम्मद की कार्टून बना दी, वो चार्ली हेब्डो, उसमें आग लगा दिया। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है। आप मोरक्को से मोरक्को फुटबॉल में जीत गया, तब आपने आग लगा दी। मोरक्को फुटबॉल में हार गया, तब आपने आग लगा दी। फ्रांस हार गया तो आप सड़कों पे जश्न मनाने लगे। तो हार में भी हिंसा और जीत में भी हिंसा। अब ये आपको बता रहे हैं कि ये तमाम इनके वहां पर जो लोग, ये लोग हैं, इमिग्रेंट्स हैं, नेशनल एंथम पे खड़ा नहीं होना, फ्रेंच की टीम जब आ रही है तो उनको बू करना, ठीक है। तो ये सब देखकर क्या आप कह सकते हैं कि कभी एसिमिलेशन, कभी क्या समन्वय पॉसिबल है? क्या समन्वय की आशा की जा सकती है? आप यहाँ आए, आप फ्रांस गए, वहां पर आप जहां जहां गए आप घेटो बनाते हैं,
गेटो के बाद आप पुलिस नो गो जोन्स बना देते हैं, और फिर आप एक स्टेट विद इन अ स्टेट बनाते हैं, और आप कहते हैं कि हम बहुत रिस्पॉन्सिबल है। हम ऐसे ये जो फ्रेंच के जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, फ्रांस के और कई जगहों के, वो कहते हैं कि ऐसे में लेट नहीं हुआ। तो क्या ऐसे में ऐसे एसिमिलेशन हो सकता है? देखिए, पहले भी इमिग्रेशन होता रहा है। फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जहां इमिग्रेशन होता रहा है, जूस भी वहां गए, कई तरह के लोग हो गए, लेकिन पहले ट्रिकल में होता था, बूंद बूंद इमिग्रेशन होता था, और वो पूरी वहां की समाज में, वहां की व्यवस्था में, वहां की राष्ट्र भावना में वो सम्मिलित हो जाते थे। लेकिन अभी पिछले 2 दशकों में क्या हुआ है पुष्पेंद्र जी, कि ये इमिग्रेंट्स की बाढ़ आ गई, और उस बाढ़ में फ्रांस की जो संस्कृति और उनका राष्ट्रवाद, वो सब उसके वो डूबने लगा। और अब इसको आप जो भी कह लें, ये एक नई तरह का क्रूसेड है। पहले क्रूसेड घोड़ों और तलवार पे होती थी, यह एक नया तरह का क्रूसेड है जो नावों पर होती है। लोग, आपको मालूम है, ढींगी बोट्स में बिल्कुल बेहाल नाव रखते हैं, कई तो रास्ते में डूब जाते हैं, उसका इस्तेमाल करके मेडिटेरेनियन को क्रॉस करते हैं और इस पार आ जाते हैं। और जब वो पेरिस के कोस्ट पे पहुंचते हैं, तो आ, उनका उनकी नजरें जो होती है वो फ्रांस की तरफ नहीं होती है, वहां की राष्ट्रवाद की तरफ नहीं होती है, वहां की संस्कृति पर नहीं होती है, उनकी महिलाओं और शोरूम्स के तरफ उनकी नजरिया उनका लक्ष्य होता है। और ये बाढ़ से वो समझते हैं कि हम किसी तरह से, जो फ्रांसीसी लोग हैं, हम उस पे हावी हो जाएंगे, और एक अपना यहाँ पे एक अरब की दुनिया बनाएंगे, एक अरब एनक्लेव बनाएंगे। अब थोड़ा सा मैं इसका पैरेलल में ये लाना चाहूंगा भारत के साथ। अभी आपने देखा होगा कि श्रीनगर में एक फंक्शन में, जिसमें वहां के गवर्नर साहब मनोज सिन्हा भी गए थे, तो वहां पे जब ये नेशनल एंथम हो रहा था, तो कुछ 11 लोग, उन्होंने जान पूछ के वो वो नहीं उठे उस समय, और उसका उसका संज्ञान लिया गया और उनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, और मैजिस्ट्रेट ने उनको उनको जेल के हवाले कर दिया। अब जब हम नेशनल एंथम की बात करते हैं, तो आपका ध्यान मैं 1986 की तरफ ले जाता हूं, कि केरला में एक एनएसएस नायर्स का एक हाई स्कूल है, उनके द्वारा संचालित है, एक हिंदू स्कूल है, जहां पे 3 जिहोवा विटनेस के लड़के पढ़ रहे थे, 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास में। तीनों भाई थे, और उन लोगों ने भाई थे या सहपाठी थे, जो भी थे, वो जिहोवा विटनेस से उनका ताल्लुकात था। उन्होंने नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया, उन्होंने नेशनल एंथम नहीं गाया। उनको इसके स्कूल का जो प्रशासन था उसको निष्कासित कर दिया, और बात हाई कोर्ट को चली गई। हाई कोर्ट ने एक लंबा बहस सुना, और उनको वहां से कोई राहत नहीं मिली। तो ये अभिभावक जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए, और सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनने के बाद अपना निर्णय दिया, और कहा कि भारत का संविधान हर छोटे माइनॉरिटी को उसकी पहचान कायम रखने की इजाजत देता है, और इनके पहचान के साथ छेड़छाड़ की गई है, इसलिए इनको, ये दोषी नहीं है, इनको स्कूल प्रशासन को इनको वापस लेना चाहिए। अब जब हम पहचान की बात करते हैं, तो हमारे
हमारे भारत के कॉन्टेक्स्ट में, भारत के संदर्भ में पहचान जो है यहाँ ये ये निरंतरता के साथ बदलता रहता है। ये निरंतरता और बदलाव जो होता है हमारे यहाँ, आखिर उसके कारण राष्ट्र का निर्माण उसके कारण क्यों सफर करे, ये सवाल सबको, इस सवाल को सबने सोचना है और हम सबको मिलकर इसका जवाब देना है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, यहाँ के जो माइनॉरिटी थे वो कभी मेजॉरिटी का हिस्सा थे और उनकी मेजॉरिटी की पहचान थी। अब वो मेजॉरिटी से हो गए माइनॉरिटी, उनकी पहचान हो गई माइनॉरिटी की पहचान। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ए आर रहमान। तो कभी मेजॉरिटी का पहचान था उसका, फिर माइनॉरिटी का पहचान। ठीक है, तो ये पहचान बदलते रहते हैं। तो क्या हमारा राष्ट्रवाद भी इससे बदलता जाएगा? और मैं जब ये इसकी बात कर रहा हूं तो देखिए हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जो पहचान है वो सांप सीढ़ी की तरह है। सांप और सीढ़ी की खेल की तरह है कि जब हालात ऐसे हुए, आप मजबूर हुए, तो सीढ़ी से चढ़ के आप ऊपर चले गए और कोई एक आपने पहचान अख्तियार कर लिया। उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़े तो ऐसा भी समय आता है जब आपको सनातन निकल जाती है और फिर आप बिल्कुल नीचे होते हुए मातृभूमि पर आके फिर आप गिरने लगते हैं, गिर जाते हैं। तो क्या हमारी पहचान, क्या एक सांप और सीढ़ी का खेल है? ये हमारे माननीय जज साहब को इस पर इस पर ध्यान देना चाहिए। अब मैं बात कर रहा था इसकी बात मैं कर रहा था, माफ कीजिएगा, नेशनल एंथम। तो मैंने आपको बताया कि केरला में किस तरीके से नेशनल एंथम जो है वो जो बच्चों को, जियोआ विटनेस के बच्चों को लेके जो वाकया हुआ था, लेकिन उसके बाद 1986 में एससी सुप्रीम कोर्ट का मिजाज फिर से बदला और एक केस था जिसमें वो केस था श्याम नारायण चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सारे सिनेमा घरों को आदेश दिया कि आप नेशनल एंथम चलाएंगे और हर आदमी, ये हर व्यक्ति बाध्य है कि जिस समय नेशनल एंथम चल रहा हो उस समय वो बाइज्जत खड़े रहेंगे वहां पर। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये उस समय ये मिजाज बदला। तो है क्या पुष्पेंद्र जी की, ये जो मैंने माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात की, मैंने आपको नेशनल एंथम का बात की, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो बदलते मिजाज होते हैं ना, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये बदलते हुए मिजाज ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं।